हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी समझ में आएगा वास्तव में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हैं, किसी आवेश के आसपास अगर किसी हम अन्य आवेश को ले जाते हैं तो किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उस पर एक प्रकार के बल का अनुभव होता है, और ये जो बल है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब ये मैंने आपको इसका रीजन बताया था। इसका रीजन क्या है कि एक आवेश के पास दूसरे आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो मैंने आपको बताया था उस आवेश के आसपास चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस क्षेत्र में अन्य आवेश के रखे होने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, और उस क्षेत्र से बाहर अन्य आवेश के रखे होने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है। अब आप देखिए, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र को मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र है उसे वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं की किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो संख्या है उसी से संबंधित है वैद्युत फ्लक्स। तो जिन चीज़ों की, जिन टॉपिक्स की मैंने चर्चा आपको की है, और अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उन टॉपिक्स के लिंक आपको भेज दूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया किसी स्थान पर अगर हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर कर लें, काल्पनिक पृष्ठ मान लें, तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करती है। देखिए, जैसे हम ये मान लें कहीं पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, और ये जो है ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इस डायरेक्शन में क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। ऐसे मान लीजिए ये सभी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। तो जितने इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होगा? वही मान वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करेगा। तो आप जनरली समझ लें, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करती है। अब मैं पहले बोर्ड पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, तभी बोर्ड पर जो स्टेटमेंट वगैरह लिखे बताएंगे। ये तो आपका हो गया पृष्ठ। इस पृष्ठ पर मैंने बताया एक अवलंब बनाते हैं, ठीक है नहीं? अभी मैं आपको समझा दूंगा। और ये आपका क्या होता है? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अगर इस स्थिति में है, पृष्ठ अगर इस स्थिति में है, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये क्या हो गया? अवलंब हो गया। इनकी दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी? एक समान हो जाएंगी। अब देखिए, आप क्या है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ध्यान दें, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी मैं आपको बीच बीच में समझाता रहूंगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से संबद्ध माने एक प्रकार से बाउंड कह सकते हैं, जुड़ी हुई वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका, ये मैंने आपको बताया, ये हो गई वैद्युत बल रेखाएं, और ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई, तो ये क्या हो गई? ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये आपका क्या है? जो पृष्ठ हमने कंसीडर किया है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं? इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से पूरे क्षेत्रफल में से एक हमने क्षेत्रफल अवयव
सूक्ष्म अवयव हम कह सकते हैं, छोटा अवयव कह सकते हैं, इसे डीए कंसीडर कर लिया। और डीए पर जो अवलंब बनाएंगे हम, वो क्या कहलाएगा, डीए वेक्टर कहेगा, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई और डीए वेक्टर जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आप अगर वैसे तो सभी आपने पढ़ा हुआ, फिर भी मैं बताऊं ये डीए क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। ये आपको, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का हम बार बार डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे, तो देखिए क्या होता है डीए। इधर रबर कर रहे हैं, अगर कोई एरिया हमारे पास क्षेत्रफल क्या ए है, अब ए को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डीए प्रकार के तमाम क्षेत्रफल के भागों से बना हुआ मान लेते हैं। और किसी गणना को, जैसा कि आप देखेंगे, किसी गणना को हम एक छोटे से भाग डीए के लिए करते हैं, और जितने ये छोटे छोटे भाग हैं, इनके लिए जो मान हमें प्राप्त होते हैं, बाद में सभी मानों को हम इकट्ठा कर लें, तो इकट्ठा करने पर हमें संपूर्ण जो कैलकुलेशन है पूरे भाग के लिए समीकरण प्राप्त हो जाती है। समाकलन आप ये मान लीजिए एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सम लेना है, समेशन करना है। और इंटीग्रेशन जो शब्द आता है, आप समझ लें इंटीग्रेशन शब्द क्या है, आगे हम प्रयोग करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैंने क्या किया, छोटे छोटे भाग किए, और छोटे छोटे भागों के लिए जो कैलकुलेशन की है, उन सभी कैलकुलेशन को जोड़ लिया, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कर लिया, जिससे हमें संपूर्ण भाग के लिए वो कैलकुलेशन प्राप्त हो जाए। तो डीए जहां पर आप देखें, डीए का मतलब है ए का एक सूक्ष्म अवयव, छोटा सा भाग, जिसे इंटीग्रेट करके हम पूरे भाग की गणना करते हैं। अब देखिए आप, माना एक क्षेत्रफल पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डीए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डीए वेक्टर है। तब डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स, केवल इसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं, तो डी फाई का मतलब है, फाई ई का मतलब यहां पर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और डी फाई ई का मतलब है जो हमने डीए क्षेत्रफल अवयव लिया है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें आप देखिए डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ये ई डॉट डीए होता है, यानी ई और डीए का जो स्केलर गुणन है, ई और डीए हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का जो स्केलर गुणन है, जिसे हम अदिश गुणन कहते हैं, यही क्या होता है, यह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करता है। तो डी फाई बराबर होगा ई डॉट डीए। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और इधर वाले भाग का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो ये आपका हो जाएगा ई डॉट डीए। और ये हमने बताया जहां इंटीग्रेशन ए पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है, ये जो है ये इंटीग्रेशन। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन वास्तव में क्या होता है, आप समझे। ऐसा व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद किसी ने आपको नहीं बताएगा, और मैंने भी केवल अपने अनुभव के आधार पर इसे बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए, अब तो जो चावल वगैरह पकाते हैं वो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में पकाते हैं। जब आप देखते हैं शादी बारात बड़े समारोह में, बहुत बड़े भगोने में चावल पक रहे हैं मान लीजिए, अब हमें ये मालूम करना है, हलवाई वगैरह क्या देखते हैं कि चावल वास्तव में पक गए या नहीं पक गए। तो क्या करते हैं आप लोग बताइए, क्या सभी चावलों को देखते हैं, सभी चावलों को दबा कर देखते हैं, उनमें से कोई छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं, यानी एक चावल लेते हैं और एक चावल को दबा कर देखते हैं, और दबाकर देखने के बाद पता चलता है वो कितना गल गया, वो पक गया या नहीं पक गया। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जितने चावल उस बर्तन के अंदर पक रहे हैं उनकी स्थिति को पता लगा लेते हैं। ठीक आप ऐसे ही समझ लें कि पूरे भाग में से एक छोटा सा भाग लेते हैं
और किसी गणना को छोटे से भाग के लिए कर लेते हैं और उसी के आधार पर हम पूरे भाग के लिए गणना करते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर आप देखिए, अब आप देखें, अब अगली स्थिति क्या है। ये जो पृष्ठ है आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पृष्ठ अभी इस समय ऐसे रखा हुआ है। अब आप देखिए ये पृष्ठ क्या हो जाए, झुक जाए थोड़ा सा। ये पृष्ठ क्या है, झुक जाए। अब जब ये पृष्ठ झुक जाता है तो आप देखिए ये कंडीशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही रहेगी। लेकिन इस पर जो हम क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव पर खींचा गया जो अवलंब है, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अब दोनों की डायरेक्शन एक समान नहीं रहेगी। यानी ई और डीए के बीच बनने वाला जो एंगल है हमारे पास, जिसे हम कोण कहते हैं, वो कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं। माना समतल पृष्ठ इस प्रकार से रखा जाता है कि उस पर खींचा गया अवलंब वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तब देखिए फाई ई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए और ई डीए को आप लोग जानते हैं, जैसा कि यहां पर एंगल बना है स्केलर गुणन में हमने पढ़ा हुआ भी है 11वीं क्लास में। ये हो जाए ई डीए कॉस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है मैंने आपको बता दिया वास्तव में थीटा क्या है। थीटा है, आप फिर से समझ लें, थीटा जो है ई और डीए के बीच का एंगल है। आप ऐसे मान लें ये तो ई की दिशा है, ये ई की दिशा है, और यहाँ पर जो आप अवलंब खींचेंगे, अब इस पृष्ठ पर जो अवलंब खींचेंगे वो थोड़ा इस प्रकार से आएगा। तो इनके बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर ई कॉस थीटा बाहर आ गया और डीए का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो डीए को जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डीए का इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाता है, डीए का इंटीग्रेशन करने पर आ गया ए। तो फाई बराबर हो गया ये कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो फाई बराबर लिख सकते हैं ई डॉट ए। अब आप देखिए इसकी हम विशेष स्थितियां आपको बता रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन में मैंने आपको लिखा है यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत है। ये कंडीशन है, ये तो वैद्युत क्षेत्र है और ये जो पृष्ठ है वो इसके क्या है, अवलंबवत है। बहुत विशेष बात आप ध्यान दीजिए, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत होगा तो पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण उनके बीच का जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप यहां पर भी देख रहे हैं और मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और ये एक प्रकार से इसमें क्या हो गया, ये अवलंब हो गया। तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये क्या हुई, सेम डायरेक्शन में हो गई और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत है तब थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो। हमने वैल्यू रख दी यहां पर, तो फाई बराबर हो जाए ये कॉस जीरो। और कॉस जीरो का मान आप क्या मानते हैं, कॉस जीरो का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए। अब आप मान लें अगली कंडीशन में क्या है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। आप ये मान लें ये तो वैद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ है, यह वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या है, पृष्ठ है। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो मैंने आपको बताया था थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान, अब इस पर खींचा गया जो अवलंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पर खींचा गया अवलंब इस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90। मतलब आप विशेष बात में बार बार करना, थीटा कौन सा कोण है, कौन कौन सी क्वांटिटी के बीच में कोण है, ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप गलती कर देंगे। तो पृष्ठ पर खींचा गया जो अवलंब है और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उनके बीच के कोण को हम थीटा कहते हैं। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा ये कॉस 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके मात्रक और विमीय सूत्र की।
तो फाई बराबर क्या हो गया ये। आप लोग सभी लोग जानते हैं ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, रफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ई बराबर क्या होती है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई, ये होती है एफ अपॉन क्यू। अब एफ बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम, और ए एरिया जिसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसकी यूनिट ये वाली बन गई। अगर हम इसकी एम के एस यूनिट निकालना चाहें तो न्यूटन एफ बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, एम ए, और क्यू बराबर क्या होता है आई टी। इनमें से जो जो मूल मात्रक बन जाएंगे उन्हें तो हम छोड़ दें, बाकी को हम और आगे डिफाइन करेंगे। एम ऐसे ही रहने दें, आई ऐसे ही रहने दें, टी ऐसे। अब ये क्या होता है, ये आप समझ रहे हैं, ये है त्वरण, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये हो गया एक प्रकार से बी अपॉन टी। तो एम आई और क्या हो गया टी स्क्वायर। अब ये जो आपका बी बच रहा है, बी आप जानते हैं वेग, और वेग बराबर क्या होता है विस्थापन अपॉन टाइम होता है। विस्थापन बटे क्या होता है समय होता है। तो विस्थापन को हम डी अपॉन टी लिख लें। अब आप देखिए, अब हम इसे लिख रहे हैं, देखिए एम मात्रक लिखे तो एम का मात्रक क्या हो गया, एम का मात्रक हो गया किलोग्राम। क्रम से लिखेंगे, एम लिखते हैं, एम के एस की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये किलोग्राम हो गया। अब इसमें से क्या आएगा, ये क्या हो गया मीटर हो गया। ये टी क्यूब हो गया, टी की पावर 3 हो गई। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगी, ये ऊपर जाके हमारे पास जो हो रहा है वो हो जाएगी टी की पावर 3 यानी सेकंड की पावर -3। ये हो गया एम्पियर, ऊपर जाके क्या हो गया एम्पियर की पावर -1। तो ये किसका निकल के आ गया, ये ई का मान निकल के आ गया, ई का मात्रक निकल के आ गया। अब ई के मात्रक में हम क्या करें, अभी क्या रहेगा, अभी ये चीज हमारे पास रहेगी मीटर स्क्वायर। तो जब ये मीटर स्क्वायर और आ जाएगा, ये ई का मान हो गया, तो ये आपका फाई बराबर, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मीटर स्क्वायर से, जो एरिया का मात्रक है वो और कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 और एम्पियर -1। तो ये इसका आ गया एम के एस मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकंड टू दी पावर -3 इंटू एम्पियर टू दी पावर -1। अगर हम यहां से विमीय सूत्र लिखना चाहें तो विमीय सूत्र हम लिख सकते हैं, एम किलोग्राम के लिए एम लिखेंगे, मीटर के लिए एल तो एल 3, सेकंड के लिए क्या होगा टी तो टी -3, और एम्पियर के लिए क्या हो गया ए तो ए -1। इसका विमीय सूत्र होता है एम एल 3 टी -3 ए -1। इस प्रकार से मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाने का प्रयास किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।